सिद्धांत ये कहता है कि समाज के एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय जनता सरकार मोर्चा होने नहीं देगा किसी भी कीमत पर। और ये लड़ाई के लिए हम कहते हैं सिद्धांत की लड़ाई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस रुपए के खेल को समझेंगे कि ये रुपया कैसे तोड़ा। ये एक रुपया है हमारे पास, ये है 1877 का रुपया, इसमें 90% चांदी है। फिर एक रुपया है 1944 का रुपया, इसमें 50% चांदी है। दोनों के ऊपर आप सबने लगभग देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो हम आपको ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। दोनों के ऊपर एक ही लाइन लिखी हुई है, 1 रूपी इंडिया। क्या लिखा है? 1 रूपी इंडिया। इसके साथ में हमारे पास ये कागज का रुपया है, इस पे भी लिखा है 1 रुपया और ऊपर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर ये रुपया है एक 1871 का, वो 1870 वाला ही जैसा है ये मतलब उस पे भी लिखा है 1 रूपी इंडिया। अब ये भारत के रुपये में एक लोहे का रुपया होता है, 1 रुपया लोहे का भी है ये वाला। इस पे तो ठेंगा लिखा है, ले लो, इस पे ठेंगा है, ठीक है। इधर भारत सरकार लिखा हुआ है, ठीक है, हैं? ये तो अभी वाले हैं, ताजे हैं, तो सन है इस पे लिखा हुआ 2003 2009 का, 2009, ठीक है। अब अपनी टीम के जो साथी हैं जिन्होंने इस रुपए के ऊपर रिसर्च की है, वो पहुंच गए जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर के, और उन्होंने कहा जी हमको ना ये बता दो इनमें से असली रुपया कौन सा है जी। उन्होंने बोला असली रुपया बताओ कौन सा है। वो बोले असली रुपया मतलब क्या होता है? बोला जी हम बैंक में गए थे, बैंक में ले गए थे इन सारे रुपयों को, बैंक वालों से हमने बोला इनको जमा करना है। जब हम कागज का, लोहे का 50% चांदी वाला और 90% चांदी वाला रुपया जब लेकर बैंक में गए, तो बैंक वालों ने बोला ये 4 रुपए हैं और 4 रुपए में ही जमा होंगे। बैंक तो इन सारे रुपयों को बराबर मानता है, और बाजार में जाते हैं तो जो वो 50% और 100% चांदी वाला, जो 90% चांदी वाला रुपया है, उसको बदले में बाजार में 1 मन गेहूं मिल जाता है। तो अब मैं कौन से वाले रुपए को असली मानूं? और बैंक चारों को असली मानता है क्योंकि चारों चलन में है, इस टाइम बंद कोई नहीं हुआ। 1 रुपया कभी बंद नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, 2 का नोट बंद हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। 1 रुपए का नोट कभी बंद नहीं होगा, 1 रुपए का सिक्का कभी बंद नहीं होगा, 1 रुपए का सिक्का कभी भी इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो करेंसी का कॉइन है, क्योंकि वो जो नोट है वो करेंसी नोट है, और करेंसी नोट को भारत सरकार जारी करती है। लेकिन अगर 2 रुपए के नोट की बात करूं मैं, 2 रुपए के नोट पर कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये भारत सरकार का नोट नहीं होता, ये रिजर्व बैंक का बैंक नोट होता है, ठीक है। ये करेंसी नोट नहीं होता, ये बैंक नोट होता है, और बैंक को उतने ही नोट छापने का अधिकार है जितना स्टैंडर्ड इनके पास रखा है। स्टैंडर्ड मतलब जितनी वैल्यू, जितनी परचेजिंग पावर। इस कागज की कोई पावर नहीं है, लेकिन इस कागज के ऊपर अगर मैं आपकी कॉपी से एक पन्ना फाड़ के भाई को पकड़ा दूंगा तो उस पन्ने की कोई वैल्यू नहीं। वो किसी लकड़ी को या कहीं पर जलाने के काम तो आ सकता है, इसके अलावा वो पन्ना कुछ लिखने के काम आ सकता है, लेकिन वो पन्ने की कोई वैल्यू नहीं कि मैं किसी को जाके वो पन्ना दे दूं तो उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन यदि उसी पन्ने पर मैं अपनी मोहर लगाकर ये कह दूं कि मैं धारक को
5,000 रुपए देने का वचन देता हूं। तो फिर जिसके पास वो पन्ना है उसके मैंने 5,000 रुपए देने हैं। और ये गवर्नर ने इस 2 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर अपनी स्टैंप लगाकर, अपने सिग्नेचर करके हमको दिया हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपए, 500 रुपए देने का वचन देता हूं। तो सवाल यह है, वो 200 रुपए और 500 रुपए क्या है? और इन जो 4 रुपयों की मैंने बात की थी, ये 4 रुपयों में से वो रुपया कौन सा है जो गवर्नर मुझे देने वाला है? समझे बात आप? सवाल जब जस्टिस A.K. पंता और लोकेश्वर दत्त की खंडपीठ के सामने रखा गया तो सवाल यही था कि इनमें से वो असली रुपया कौन सा है। और जब उस वहां पे रखा गया तो उसने बोला कि जी आपने जो सवाल पूछा है वो 100% सही है, परंतु SLP इज डिसमिस्ड। आपकी जो पिटीशन है, ये पिटीशन जो है, ये याचिका जो है, ये खारिज की जाती है। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, परंतु याचिका खारिज की जाती है। ठीक बात। अब यहां से सवाल खड़ा होता है कि यार ये रुपया कौन सा मिलेगा, जब लेके जावांगे तो कौन सा मिलेगा? अगर मान लो ये गवर्नर के पास ले गए 2 रुपया, तो कौन से 2 रुपए मिलेंगे? वो चांदी आड़े मिलेंगे कि लोहे आड़े मिलेंगे या कागज वाले मिलेंगे? और वो रुपया ये कागज वाला रुपया है या चांदी वाला? तो पता चलता है कि देखो एक बात बताओ भाई, कि जो मानक है उसको किस तरह से निर्धारित किया जाता है। सोच करके देखो, आप बहुत अमीर हो, आप 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद कर ले आते हो। दूसरा आदमी कोई गरीब है, वो 5,000 रुपए की घड़ी खरीद के लाता है। थोड़ा और गरीब है, वो 100 रुपए वाली घड़ी खरीद लाता है। फिर कोई मेले में से ले आता है। और उन चारों घड़ियों में से असली घड़ी कौन सी है? यदि उनकी घड़ी में 1 घंटा 60 सेकंड का है और वो सही बता रही है, तो सभी घड़ियां असली हैं। क्योंकि समय इस बात पर निर्भर नहीं करता, समय का मानक की घड़ी सोने की है कि चांदी की है। वो इस बात पर महंगी है कि सस्ती है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो 1 सेकंड का, मतलब 1 सेकंड जितना है, और फिर 60 सेकंड में ही 1 मिनट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 60 मिनट में ही 1 घंटा हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो वो घड़ी असली है। समझ गई? अगर 1 लाख वाली घड़ी या 5 लाख वाली घड़ी 1 घंटे को 61 मिनट में लेके जाती है, या 60 सेकंड और 60 मिनट और 1 सेकंड, या 59 मिनट और 1 सेकंड, या 59 सेकंड में लेके जाती है, तो भी वो घड़ी नहीं होगी। उसका नाम घड़ी होगा ही नहीं, फिर तो वो डब्बा है। घड़ी तब होगी जब वो 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा दिखाएगी। समझ गए बात? इसी तरह से हमें अगर वजन तोलना है तो 1 किलो का बट्टा सोने का होगा, वो ज्यादा बढ़िया से तोलेगा, या लोहे वाला, या फिर कागज वाला? जिसका वजन 1 किलो होगा। 1 किलो चाहे गेहूं हो, 1 किलो चाहे कबाड़ हो। बचपन में हम नहीं कहते थे कि 1 किलो बट्टा ज्यादा भारी होगा कि 1 किलो रुई भारी होगी? तो हमको ये इसीलिए बताया जाता था ना, कि हमें किसी ने बताया था कि 1 किलो बट्टा किस धातु का है इस पर निर्भर नहीं करता, 1 किलो 1000 ग्राम पर निर्भर करता है, वजन पर निर्भर करता है। यदि उस बट्टे में, यदि उस 1 किलो में 1000 ग्राम है तो वो 1 किलो है। 999.9 ग्राम भी है तो वो 1 किलो नहीं माना जाएगा। 1000.001 ग्राम है तो भी वो 1 किलो नहीं माना जाएगा। 1 किलो के इक्विवेलेंट मानकर हम अपना काम तो चला सकते हैं,
लेकिन वो 1 किलो नहीं होगा। समझ गए ना? 1 किलो होगा सिर्फ 1000 ग्राम। इसी तरह से रुपया आपका सोने का है या चांदी का या कागज का है या लोहे का, इस बात पर निर्भर नहीं करता। केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो रुपया जो रखा है उसके बराबर का मानक वो सही है कि नहीं। अगर उस रुपए में उसके मानक का बराबर सामान रखा है, अगर उसकी परचेजिंग पावर रखी है तो वो रुपया है, और अगर नहीं रखी है तो वो रुपया नहीं है। फिर वो कुछ भी हो लेकिन वो रुपया नहीं है, बस। समझ गए? अब वो मानक क्या है? मानक वही है, क्योंकि जब 1882 का पेपर करेंसी एक्ट आया और इन्होंने मानक को तोड़ा और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद जब 1934 के अंदर इन लोगों ने आरबीआई एक्ट लेकर के आए, तो फिर उस टाइम पर भी काफी पंगे हुए थे, काफी बहसबाजी हुई थी डॉक्टर अंबेडकर की और डॉक्टर केन्स की। उन सब बातों का विवरण हम लोगों को अगली किताब में मिलेगा। बहुत जल्दी हम उस किताब को आपको विद प्रूफ वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ लेकर आने वाले हैं। लेकिन असली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास वो दस्तावेज आए जिसमें आरबीआई जब बनने लगा तो उस टाइम पर देश के लोगों ने ये कहा कि ये मानक नहीं टूटने चाहिए। ऐसे तो मानक टूटने लगे तो जैसे मैंने बताया, एक बार मानक टूटा तो हमारी मेहनत गायब हो गई। ऐसे ही मानक टूटते रहेंगे तो हमारा सब कुछ ले जाएंगे ये लोग। तो क्यों भाई? बिल्कुल। सोने के बदले अगर आप हमको दे रहे हो, सोने के बदले आप हमारी जमीन ले रहे हो, तो वो जमीन के बदले सोना मिल रहा है, मतलब धन के बदले धन मिल रहा है। लेकिन अगर ये कागज छाप करके आप खाम खाई बिना मानक का कागज छाप करके और हमारे को दे जाओ, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे 1 किलो का बट्टा दिख रहा है और अंदर उसके कुछ भी नहीं है, वजन उसमें 1 ग्राम भी नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। वो उसके ऊपर लिखा हुआ है बस 1 किलो, लेकिन वो है नहीं 1 किलो। 1000 ग्राम नहीं है तो वो 1 किलो नहीं है। तो इसके ऊपर लिख रहा है 100 रुपए, और अगर उसमें 100 रुपए की वैल्यू नहीं है तो वो 100 रुपए थोड़ी हुए, तो कागज का टुकड़ा हुआ। क्यों जी? अगर उसका मानक नहीं हुआ तो उस टाइम पर फिर कुछ कानून बने। 1934 में सबसे पहले एक कानून बनाया, सेक्शन 26। सेक्शन 26 जो पेपर करेंसी एक्ट 1934 है, उसका सेक्शन 26 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा लेकर के अपना पैसा लेना चाहता है तो आरबीआई बाध्य है उसके पैसे के मूल्य का मानक उसको देने के लिए। पहली तो ये बात हो गई, यानी कि आप अपना नोट लेकर जाओगे तो आरबीआई से आपको पैसा मिलेगा, और वो पैसा 1968 तक मिलता भी रहा है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितने लोगों के बदले का सोना वहां जमा था उतने ही लोगों ने अपना सोना बदलवा लिया हो। हम इन नोटों को ही चलन में लेके आते थे, और हमारे जो पुरखे थे वो बोला करते थे, दिए रे 10 का नोट, दिए रे 100 का नोट। वो नोट के बदले ही देते थे, और वो ये कहा करते थे, इसका सोना तो है सरकार तो हमारा। ये सुनोगे ना ये लाइन, तो हमने नोट के बदले कहा करते ना, अपने पोते तो दिखा दे, ले देख 10 का नोट बेटा, इसके बदले का सोना तो है उड़ा सरकार पे, अपन जिप्सा वहां जाकर ले इसका। कितना सोना? 15 रुपए में 1 तोड़ा सोना, 1 मोहर, 15 रुपए की 1 मोहर। ये है स्टैंडर्ड, यही मानक है, आज तक भी यही मानक था। अगर आज मानक तोड़ दे सरकार तो सबके घर में रुपए हुए। मान लो आज सरकार ये कह दे कि भैया जी रुपए का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और रुपए के बदले में अब कोई सोना आपको नहीं मिलेगा, तो जितनी मेहनत आपने की थी और उसके बदले में जितना रुपया कमाया था, सारी मेहनत जीरो हो गई। यानी जब भी सरकार ने यह कहा कि अब मानक खत्म कर दिया गया, अब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, अब आपको गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, अब सोना रख करके पैसा नहीं छापेंगे, इसका मतलब मन मर्जी से जितना मर्जी छाप लेंगे। क्यों जी? और मन मर्जी से छापेंगे तो फिर वो अमीर होते जाएंगे, हम गरीब होते जाएंगे। जो नहीं छाप सकता वो गरीब, और जो छाप सकता है वो अमीर, और छापने वाले का दोस्त अमीर। बस छापने वाला और छापने वाले के साथ लगने वाला अमीर,
और बाकी के लोग गरीब। बस ये दो ही कैटेगरी लाना चाहते हैं। ये दो ही कैटेगरियों के लाने का झगड़ा है। मिडिल क्लास इसमें से खत्म होगा। आप सब लोग या तो छापने वाले के साथ पहुंच जाओगे या फिर खत्म होने वाले होंगे। यही सारी यूनियन वाले जब चिल्लाते हैं, ये शोषित और मतलब शोषित और शोषण करने वाले लोगों का लड़ाई है। सभी कहते हैं ये दो ही कैटेगरी लाना चाहते हैं, एक अमीर एक गरीब, यही है ना, वो ये बेस है। बस यहां तक नहीं समझाता कोई, क्योंकि यहां तक समझाने के लिए आपको इतनी मगजमारी करनी पड़ती है कि पहले 2 दिन तक उनको तैयार करना पड़ता है कि अब ये रुपए वाली बात सुनने के लिए तैयार है लोग। समझ गए ना? अगर पहले ही दिन रुपए की बात समझा देंगे आपको, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बाकी चीजों का इसके साथ क्या संबंध है। अभी आपको संबंध नजर आ रहा है ना बाकी चीजों का, कि पॉलिटिक्स का, खेल का, राजनीति का, टेलीविजन का, अखबारों का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, नेताओं के बयान का, बिजनेस का, आइडियाज का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, रिसर्च सेंटर का, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का, सरपंच जी का, मेंबर जी का, एमएलए का, सब आ गया ना समझ। तो ये समझ आना बड़ा जरूरी था, इसलिए आपको 3 दिन तक यहां पकाया गया। पके कि नहीं पके? नहीं पके? पका के भेज जाने पे, कच्चे नहीं छोड़ते, कच्चे नहीं छोड़ते। तो गुठली पड़ी। तो क्या होता है कि अब यहां से 15 रुपए की एक मोहर का वजन 11.664 ग्राम, एक तोड़ा 10 ग्राम नहीं होता, ध्यान रखना। 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, 11.664 ग्राम को जब 15 से भाग दोगे तो आपके सामने आएगा 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। यानी आपके 1 रुपए की जो असली वैल्यू है, भारत के 1 रुपए की जो असली वैल्यू है, जो मानक स्टैंडर्ड है, वो 777 मिलीग्राम सोना है। जिस रुपए के बदले में वो सोना रखा है, जिस 100 के नोट के बदले, जिस 500 के नोट के बदले वो सोना रखा है, वो है असली रुपया। और जिस नोट के बदले वो सोना नहीं रखा है, वो है नकली रुपया। और नकली रुपए में कारोबार करने वाले को 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, भारत की आईपीसी की धारा 489 का ABCDE। समझ गए? जिस रुपए के पीछे सोना रखा है वो असली है, जिसके पीछे सोना नहीं रखा वो नकली है। और नकली नोट में कारोबार करने वाले को सजा होने का जो अधिकार है, उसका प्रावधान है, वो धारा 489 की ABCDE सेक्शंस में लिखा हुआ है। ठीक है बात? अब असली और नकली का मतलब रुपए के मानक को तोड़ने वाली बात पर आते हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या सरकार रुपए का मानक तोड़ सकती है? क्या सरकार, कोई चुनी हुई सरकार किसी के स्टैंडर्ड को खत्म कर सकती है? तो वहां आपके रुपए को लेकर के, मानक को तोड़ने को लेकर के सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन 230 से लेकर 254 तक ये प्रावधान है कि कोई चुनी हुई सरकार हमारे रुपए को, हमारे मानक का अवमूल्यन नहीं कर सकती। यानी अगर किसी सरकार ने कभी कोई आदेश पारित किया है जिसमें यह लिख दिया कि आज के बाद इससे पहले के बने हुए सारे कानून इस कानून के आगे छोटे पड़ जाएंगे और हम इस स्टैंडर्ड को खत्म कर रहे हैं, तो सैद्धांतिक रूप से सही है या गलत है? पहले ये बताओ। अगर ये कानून सरकार बना दे और इस पे अड़े, तो देश की आवाम को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। अगली औलादों के ऊपर निर्भर करता है, उनका भविष्य, अगली औलादों का भविष्य निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आज आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। आज आपने बोल दिया तो आप अपनी जो पिछली अपने पुरखों की कमाई है उसको भी बचा लोगे। अदरवाइज जो आपकी दादी नानी, आपकी माओ के गले में, हाथों में, पैरों में सोना और चांदी हुआ करता था, आज आपका सोना और चांदी बैंकों के अंदर लोन पे पड़ा हुआ है, आपकी जमीन लोन पे पड़ी है, मकान, दुकान और सब कुछ लोन पे पड़ा हुआ है। तो अगली संतान के पास
ये सब भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी पुरखों की मेहनत को इन्होंने पहले स्टैंडर्ड तोड़कर खाया और अब इस स्टैंडर्ड को खत्म करके खा जाएंगे तो आपके बच्चे 100% गुलाम होंगे। इस बात को हेनरी फोर्ड हमेशा बोलता रहा है और अमीरों को जैसे बैठ के बात नहीं करा करें, मान लो आड़ा बैठे बात पढ़ते अब अपने जेएसएम के साथी हैं, अब बैठ के बात करा और देखा भाई न्यू कर रहे हैं, किसी ने बेरा लाग जाए कोई देवेंद्र कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मारा ही साथी मारता है, देवेंद्र जब तेरा बेरा लाग गया नहीं तेरी खाल तारते हैं ये लोग, भाई तू न्यू सोच रहा है या न्यू कर रहा है। ऐसे ही हेनरी फोर्ड ने इन अमीरों को बोला था कि बेटे रॉथस्चिल्ड, जब पब्लिक ने तेरा नोट छापने का खेल समझ में आ गया ना तो तेरी खाल तारेंगे, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, तेरी 7 पुश्तों नहीं छोड़ने की। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि जो भी आदमी रुपए पर बोलना शुरू करता है उसी आदमी को या तो मैनेज कर लेते हैं सत्ता दे करके या फिर रास्ते से हटा देते हैं। इसमें उससे पहले उस आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन जरूर होता है। जैसे जिस टाइम भगत सिंह इस पूंजीवाद के ऊपर बोलने लगा, वो भी आज तक आतंकी की कैटेगरी में आता है। सुभाष चंद्र बोस ने भी रुपए पर बोला, अपना आजाद हिंद रुपया तक बनाया, आजाद हिंद सेना और आजाद हिंद सरकार भी बनाई, उसको भी इन लोगों ने युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया। इससे पहले हिटलर भी इस बात को समझता था। अब आप सोचो, हिटलर को तानाशाह साबित किया इन लोगों ने, लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा देशभक्त जिसके लिए लोगों ने अपने गहने तक उतार के, महिलाओं ने अपने गहने उतार के, बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़ फोड़ के उसको दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, वो आजाद हिंद सेना का जो मुखिया था सुभाष चंद्र बोस, वो आदमी हिटलर से मिलने क्यों जाएगा? वो इस रुपए को ही समझने के लिए गया था कि ये पंगा क्या है, समझ गए ना, ये चक्कर क्या है। तो हिटलर ने बताया कि चक्कर ये है कि मैंने इंग्लैंड को बोल दिया है कि मैं आगे से तुम लोगों से रुपए में ट्रेड करूंगा ही नहीं, मैं तुमसे डील करूंगा तो सिर्फ सोने में करूंगा। और ये बात इंग्लैंड को बर्दाश्त नहीं, ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, ये बात इजराइल को बर्दाश्त नहीं, तो इजराइल ने द्वितीय विश्व युद्ध चालू कर दिया। अभी फिर वो रुपए का खेल अभी चल रहा है और उधर से तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। वही 2 धड़े बनाने की तैयारी चल रही है। रशिया यूक्रेन के केस में बनाने की कोशिश की, देश दुनिया समझ गई थी कि नहीं चलेगा। फिर उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन का ड्रामा चालू किया। और देश के लोग कितने कमाल के हैं कि वो इन बातों को नहीं समझते कि देश का हमारा विदेश मंत्रालय अपनी स्टेटमेंट जारी करके कहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री और बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की, हम इजराइल के साथ हैं, और विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। कंफ्यूजी आ गई ना ऐसा। आप देखिए डॉक्टर साहब, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। सरपंचों की पावर कम करने के पीछे जो खेल है वो इजराइल के प्रोजेक्ट लेकर आने हैं। जितनी भी कल तकनीकों के बारे में सुनील भाई ने आपको बताया था कि चाहे वो खेत के अंदर तकनीक चल रही है, मतलब आपके खेतों के बीज खत्म करने की, या दूसरी तकनीक है जो डंगरों के बीज खत्म करने की, या इंसानों के बीच में जो काम चल रहा है, ये सारी तकनीक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ही डेवलप हो रही है। ये असली तकनीक इजराइल की है, समझ गए का? इजराइल का जहां भी नाम सुनो समझो षड्यंत्रकारी एंटर कर चुके हैं, समझ गए? अगर कोई तकनीक इजराइल से है, अगर कोई प्रोजेक्ट इंडो इजराइल है, तो समझो ये खेल है वहां का। और अगर इस सरकार में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट को कोई भी महत्व दिया जाता है तो समझो गद्दारों की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो भैया, समझ गए ना आप? तो अभी ये अब मेरी तेरी सरकार तो नहीं बची ना, हमारी तुम्हारी पार्टियां खत्म हो गई, या अभी भी वहीं जाकर के उन्हीं के पीछे भागना है? अपना तो भाईचारा जुट गया जी, भाईचारा जुट गया। ठीक बात। तो आप इस खेल को समझिए कि हमारी आईपीसी कहती है कि तुम रुपए का स्टैंडर्ड खत्म नहीं कर सकते। आईपीसी कहती है अगर स्टैंडर्ड खत्म करके तुमने कोई रुपया छाप लिया तो उस रुपए के साथ तुम डील नहीं कर सकते। तो फिर रुपया, इसका मतलब हमारी वैल्यू वही रहेगी, क्यों भाई?
अगर आप वैल्यू को तोड़ भी नहीं सकते और अगर आप उस तोड़े हुए पैसे में डील भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे रुपए की वही वैल्यू रहनी चाहिए, 15 रुपए में 1 तोला सोना। लेकिन यहां तो सोना 1 तोला कितने का मिलता है? 60,000 का तो 10 ग्राम मिलता है। 60,000 का तो 10 ग्राम है। 10 ग्राम 1 तोड़ा नहीं होता। वो तो लेडीज को खुश करने के लिए 10 ग्राम सोने में 1 तोड़ा क्या होता है? 1 तोड़े की है बोला। ये लेडीज ने पता चल रहा हो तेरे की ये तो 1.5 ग्राम की ठगी चल रही थी हमारी गेल भी, अब तो 10 ग्राम के ना 1 तोड़ा मान रहे थे। वो रेट लिखा होता ना वहां कि इतने रुपये प्रति 10 ग्राम। हेनरी फोर्ड या फोर्ड का ट्रैक्टर नहीं देखे या फोर्ड के गाड़ी नहीं देखी, इनका मालिक जिन उनकी फैमिली और ये तो सारे ये और क्या सोचते हैं? नीरव मोदी का, विजय माल्या का, अंबानी अडानी का या सुभाष चंद्रा का जो 50,000 करोड़ माफ हो गया, 5,000 करोड़ माफ हो गया, ऐसे ही होता है। ये वो क्या करते हैं, वो जो अडानी है ना वो आके क्या होगा कि मेरे 5,000 करोड़ माफ कर दे। यार तू माफ कर देना, पिछले बार तो 10,000 करोड़ कराए थे माफ, ये किसने माफ करा होगा? पब्लिक के दुखी हो। तुम मन ने ठीक नहीं है इस बात का, अरे माफ करो। मैं पब्लिक तक बता दूंगा 15 रुपये के ऊपर छापन लाग रहे थे। पब्लिक तक बता देगा तो नेता का लठ लागेंगे। क्योंकि आप सोचो, देखो एक बात समझो आप, भाई चाचा वो देखो भाई, एक बात सोचो, सनार ने रुपया देना शुरू कर दिया, आपस में लेन देना, हमने रुपया लेना, सुनार ने पर्ची देनी शुरू कर दी। तो एक काम कर, दूसरे शहर में जा रहा है तो यह पर्ची ले जा, इस पर्ची के बदले तो दूसरे शहर में जाके उस पर्ची को देगा ना, वह पर्ची जो है चल देगी उतने रुपए में। अब यहां मैं उसको चांदी दे जाता हूं या सोना दे जाता हूं, उतना रुपया दे जाता हूं, और वो जाकर के पर्ची चल पड़ती है, और वो पर्ची इतनी चलन में आ जाती है कि हम उस पर्ची को ही ये मान लेते हैं कि जब भी मैं सुनार के पास जाऊंगा मुझे इसके बदले में सोना मिल जाएगा। तो हम उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर देते हैं। जैसे इस नोट को ही हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, वो इस नोट को ही ये मानते थे कि इसके बदले का सोना रखा है और जब चाहे हम ले सकते हैं। तो हमने आपस में उस पर्ची में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब सुनार के पास सोना रखा है, सुनार ने उतने ही रुपए की पर्ची जारी कर रखी है, तो वो पर्चियां जहां जहां है वो बंदा उतने सोने का मालिक अपने आप को मानता है कि नहीं वो तो सुनार जानता है, लेकिन वो ये मानता है कि मैं इतने सोने का मालिक हूं। इब सुनार के घर में ब्याह हो गया। सनारी बोली कि लाई मेरा सोना धर ले, इसके बदले की पर्ची मैंने दे दी, मैं जाके कुछ सामान ले आऊं, छोरी का ब्याह है, सूट साट ले आऊंगी, साइकिल खरीद ले आऊं, जो रड़ी खरीद ले आऊं, एकादा डांगर डूंगर कुछ खरीद कर और छोरी ने गिफ्ट कर देंगे ब्याह में। सनार ने बोला, सनारी ने बोली तो पागल है, अपनी पर्ची नहीं में चालन लग रही, मैं जरा लिख के दे दूंगा कि इसके रुपये में दौलत धरे हैं, इसका सोना में दौलत धरा है, तो लोग मानेंगे, क्योंकि मैंने तो मानना है ना। जो अगर आपा सरकार ने माना कि सरकार ने नोट जारी कर दिया तो इसका सोना धरा होगा। तो ऐसे ही सुनार के बारे में, तो सुनारी ने क्या करा, सचने बोला इसने तो रुपये तो ले जाओ ऊपर, सोने तो ले जाओ ऊपर, तू पर्ची ले जाता ना कितने की चाहिए, अब बना दे, फिर 500 की बना दे, 200 की बना दे, 100 की घड़ियां बना दे, 1000 की बना दे, महंगी चीजों की वली आऊंगी देखी। वो पर्ची उन्हें बना दी, बना के सनारी चाल पड़ी, दुकान पे गई, भाई ये मैच कितने की है? अब मैच तो थी मान लो 50 रुपये की, उन्हें सोचा सनारी अमीर है, वो बोले जी 60 की है, अल्लाह तू 100 की ले जा, छोरी तो देनी है, 100 रुपये ले जा, बड़ा कम ले। ठीक, सनारी ने कहा खाली पर्ची है, लेकिन सना तो पैसा तो नहीं सोच रहा कि रुपया है, आगे जाके कोई बढ़िया मकान पसंद आ गया, छोरी नहीं मकान गिफ्ट करांगे। उसने बोला मकान बोल कितने का है? अब मकान 50,000 का है, बस 50,000 का, ले 50,000 पकड़। जो अगर 2003 में अपने हरियाणा में दिल्ली तय गाड़िया में बोरे में रुपये भर का आए थे, कहते बोल जमीन का क्या रेट याद है? समझ है?
हाँ मतलब मैं अपने, अच्छा मैं भूल गया पंजाबी में बैठे और बिहार में भी आए थे भाई, झारखंड वालों भी बुरा ना मानिए, राजस्थान में भी आए थे मतलब हर जगह गए थे, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जो रेट बढ़ाना होता है वो ऐसे ही बढ़ता है, समझ गए ना आप। रेट बढ़ाने का जो काम, मैंने आपको टमाटर के रेट बढ़ाने का जो गेम बताया था, जो जमीन के रेट बढ़ाने का रेट बढ़ा, वो जमीन अब आपके पास आ गया, वो सुना मतलब वो खेत शहर का लाला, वो आके बोला जमीन बता के रेट है। किसान बोला जमीन हमारी माँ है, हम जमीन बेचा नहीं करते। उन्होंने सोचा भाई ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो नहीं बेचा भाई जमीन, ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने गांव में वो घूमते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत बड़े, जो नेता होता है और जो सेल्समैन होते हैं, वो जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो आदमी को चाल को देख के बता देते हैं, इस आदमी में भूख है सत्ता की, इस आदमी में भूख है पैसे की, इस आदमी में भूख है मतलब नाम की, कुर्सी की, वो देख लेते हैं। तो उन्हें देखा कि यो मानस ऐसा है जिसने पीछे की भूख हो सके, बढ़िया ड्रेस बार चमक चमक बाड़ा सेट करके जूते चमका के चल तड़के लगे, इसमें मानस में पास के गड़बड़। इन्हें पूछेंगे भाई रविंदर तू जो काम कर देवेंद्र का, इसका राकेश की जमीन दुआ, अगर राकेश तो कौन बेचता, अगर राकेश ने मना, क्यों कर मनाओ, उसने एक आइडिया दे, भाई जमीन का रेट 2 लाख का है, तने मैं 5 लाख दुआ दूंगा या 4 लाख दुआ दूंगा, तो जितने किले बेचेगा नहीं, मान ले तेरे 10 किले हैं और तेरे में 4 लाख के हिसाब से 40 लाख के बिक गए, तो तेरे पड़ोस में तो जमीन का रेट जो है 2 लाख का ही है, तू 40 लाख में बेच के 10 किले के तू 20 किले बना सके। जमीन ने मां के नाला किसान सोचा बहुत बढ़िया बात है यार, बेचते एमपी में जाकर वो सस्ते हो रहे, ले लेंगे तो 100 ले लेंगे, समझ गए। अब उनके दोनों काम हो गए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। एक तो आदमी अपनी जड़ छोड़ गया, समझ गए जी, एक तो आदमी अपनी जड़ छोड़ के कहीं और चला गया, वो बन गया शरणार्थी। अब वो अपनी हक की आवाज नहीं लड़ सकता, पहली बात, क्योंकि उसने अपने पुरखों की जमीन बेच दी, ठीक, कागज में उलझ गया वो। दूसरा नंबर, वो ये सोच रहा है कि उसने जमीन रुपया के बदले में ली, लेकिन असल में तो सनार ने पर्ची हुए दे रखी उसने छाप के, नहीं समझे। यहां सुनार आरबीआई है। अब वो जो बंदे के पास सुनारी लेके गई थी पीछे, वो जो कागज की पर्ची थी, और वो सारा सामान लिया ही अपनी छोरी न देने खातर, वे नोट तो नकली हैं, लेकिन गांव का कोई आदमी गए शक हो जाए भाई सनार चालू आदमी है, और हो सके कि सनारी खाम खाई पर्ची बना ले, तो मैं तो चेक करूंगा अपने, वो अपनी पर्ची ने लेकर चला जावे सुनार के पास, तो सुनार के पास बाकी तो गांव का सोना तो रही है, सारे लोग अपना सोना लेने थोड़ी आवेंगे भाई। सुनार की इस चाल का पता तो सिर्फ तब चलेगा जब सारे देश के लोग अपना अपना नोट लेकर पहुंच जाए कि मेरे नोट का सोना दे, अदरवाइज 4-5 लोग चले जाएंगे, उन तजन में क्या दिक्कत है। और 1968 से पहले तो उस नोट के बदले सोना मिला करता भाई। 1968 के नोट पे लिखा हुआ है, वो जो 10 का नोट हम लोग सर्कुलेट करते हैं, मैंने फेसबुक पे भी लगा रखा है, उस पे लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। कहीं भी जाके अपना सोना ले लो। उस टाइम पे तो बैंक से भी आपको मिल जाता था। तो उन्होंने 1968 में वो नोट जो है वो वापस ले लिए और हमको कागज के दूसरे नोट दे दिए, और उसके और उनका वचन खंड बदल दिया। और कमाल की बात ये है, जितने एडवोकेट्स यहां बैठे हुए हैं उनको ये बात पता है, और जो दुनिया भर में जहां बैठे हैं, आप अपना भी एफिडेविट नहीं बदल सकते। गवर्नर का तो कैसे बदल देगा कोई सरकार, गवर्नर का एफिडेविट गवर्नर भी नहीं बदल सकता खुद। एफिडेविट बदलने पे सजा होती है। कितने साल के वकील साहब गुप्ता जी हैं? 7 साल की। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है अगर आप किसी का आया अपना एफिडेविट बदलते हैं। तो इसका मतलब जो उस नोट पे लिखा हुआ था अगर वो बदल दिया गया है तो नोट नकली हो चुका है। ठीक बात। और वो दादाड़ी मेहनत लेकर उन्हें उठ गए,
उस मेहनत के बदले तो सोना आरबीआई के पास रखा, और मारी मेहनत आड़े जो कागज के बदले सोना है नहीं। तो भैया हमारी मेहनत जीरो हो जाएगी साहब से। तो हम कुछ भी करते रहेंगे, कितनी मेहनत करते रहेंगे। 40 लाख का लोन था डॉक्टर साहब, 5 साल हो गए भर देना है, 12 लाख भर लिए, 40 लाख एक भी देने। आप सबका यो याद है, मतलब सोच रहे हो जिस जो भाई कर्जे में है। हाँ, अपनी मर्जी से उसका टाइम बढ़ा दिया, अपनी मर्जी से उसकी किस्त बढ़ा दी, क्योंकि आपका लोन फ्लोटिंग था जी। फ्लोटिंग मतलब जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से आपके जो इंटरेस्ट रेट होगा कम या ज्यादा होता रहेगा, और वही देना पड़ेगा जो उस दिन का होगा। जो अगर फ्लोटिंग रेट पेट्रोल डीजल गया, हाँ ठीक है जी। अब सुनो आप, अब इसको बात को कंटिन्यू करते हैं। आप जो सुनारी ने गांव के दुकानदारों को नोट कागज दिए, उनके बदले का सोना रखा है कि नहीं रखा? नहीं रखा। तो वो नोट, वो पर्ची असली है कि नकली है? तो जो आरबीआई ने छाप के नोट उस टाइम पर 2003-4 की बात अगर मैं करूं, जिस टाइम पे बनी दिल्ली वाले बनी आकर हमारी जमीन खरीदा करते, उस टाइम या मौजूदा सरकार नहीं थी जनाब, उस टाइम इससे पहले वाली सरकार थी। तो वो अगर अंबानी को छाप के नोट दे दे, मतलब अंबानी ने अपनी बहू मान लो, बहू तो नहीं मान सकता, अगर अपना आदमी मान लो, बहू तो ये नेता ही हो, मैं कर पालतू कुत्ते तो ये नेता ही होते हैं, मालिक तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, ठीक है। मान लो अंबानी ने वो अपना आदमी मान ले, और वो उस पर्ची छाप के दे दे, उन पर्चियों के बदले में तो हमारी असली जमीन ले गए हैं। किसान उसको असली नोट समझ रहा, उस असली नोट के बदले वो रेट बढ़ा मान रहा, उस बढ़े हुए नोट को उसकी वैल्यू में वो सामान खरीदने लग रहा, और उसकी रेट बढ़न लग रहे। वो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि चीजों के रेट बढ़ने से आपकी वैल्यू कैसे कम हुआ है, तो आपकी जो पैसे की, जो रुपए की परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी। तो जब कभी आपके अभी 1 एकड़ जमीन बढ़ी है, वो उतनी रहेगी जितने गज थी, उतनी है, पैदावार भी लगभग उतनी रहेगी। उसकी जो खासियत, उसमें जो कीटाणु जीवाणु, उसमें जो जीव जंतु जितने बढ़ सके, जितने पौधे हो सके, लगभग वाय रहेगी। लगभग जब उसकी वाय रहेगी तो उसकी कीमत जो है वो 2 लाख से 40 लाख कैसे हो गई? असल में 2 लाख से 40 लाख जमीन की कीमत नहीं हुई है दोस्तों। असल में यह हुआ है कि पहले उस किले ने मेरे 2 लाख की मेहनत, जो 40 लाख वाली मेहनत है ना, वो 2 लाख वाली ये मेहनत है, नहीं समझे क्या? जिसको आप 40 लाख सोच रहे हो, असल में तो वो एक ही किला खरीद सा पा रही है ना, यानी आपके रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई ना। जब आपका रुपया 2 लाख में एक किला खरीद लेता था और आप 40 लाख में खरीद रहा है, तो वो आपकी वो महंगाई नहीं बढ़ी, वो जमीन के रेट नहीं बढ़े, वो असल में आपके रुपए की खरीदने की ताकत घट गई कि अब आपको वही जमीन खरीदने के लिए 40 लाख कमाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ कि रुपये की वैल्यू को तोड़ करके, उस रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं ना, फिर जब उसके पीछे सोना नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर तो आप मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू है, फिर तो अपनी मर्जी से छाप रहे, अपनी मर्जी से महंगाई, अपनी मर्जी से रेट अप, अपनी मर्जी से रेट डाउन। उन्होंने जब आपकी जमीन खरीदनी, जितने मर्जी में खरीद लेंगे। मैं जब आपके यहाँ निमड़ीवाड़ी में आया तो मैंने एक ही बात कही थी ना, आप 40 लाख का किला बोलो, मैं 60 लाख देने तैयार हूं, मैं सुनना चाहना उसके बराबर में, पर्ची तो छाप के देनी है। गलती तो रुपयों के बदले, उन पर्चियों के बदले अपनी असली मेहनत देने वाला कर रहा है। गलती तो वो कर रहा है कि जो चीज नहीं चाहिए वह नहीं चाहिए, जो चाहिए वह चाहिए, बात खत्म। लेकिन यह बात गांव के लोग, समाज के लोगों को समझाना कितना लंबा समय लग सकता है, उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना है। असलियत में मतलब असली खेल ये सिर्फ आपके कर्जे का, मेरे कर्जे का, या किसी भाई के कर्जे की मुक्ति का कौन है, समझ गए ना? नंबर तो दे दे, नंबर लिख इसके साथ, समझे ना? तो भाई सबसे बड़ी समस्या अब क्या आई इसके बाद में कि
रजिस्टर देना। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिना सोने नोट छापना, ये मतलब आप रुपए का कूटकरण बोलेंगे, इसे डिवैल्यूएशन बोलेंगे, तो ये छाप ही नहीं सकते ना भाई। देखो मैं तो एक बात कहता हूं, अगर सरकार कानून बना के कह दे कि अब मैं बिना सोने रखे नोट छाप सकता हूं, तो सही है क्या? है मतलब भाई कानून बना के कह दे कि काल नछोरिया की उम्र 21 साल, कानून बना के कह दे कि खेती ऐसे करोगे, कानून बना के कह दे कि डांगर इतने रख सको, कानून बना के कह दे कि कल से तुमको लड़का नहीं लड़की बोला करेंगे, कल से तुमको हिजड़े बोला करेंगे क्योंकि तुम बोलते नहीं हो। वही मुर्गे वाली बात है ना, तुमको बांग नहीं देनी है। कल से तुमने अगर 100 ग्राम से ऊपर हक दिया तो तुमके ऊपर 10 रुपए जुर्माना लगेगा। कल को ये कह देगी, युग के बात होगी यार। सिद्धांतिक रूप से जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात ये है, और वो कोई भी कर रहा है वो गलत है। अब यहां जो अपनी लड़ाई, मैं इसलिए बोलता हूं कि अपनी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। तो सभी लोग कभी भी अपना सोना लेने आरबीआई के पास नहीं जाएंगे। मैंने आपको क्यों कहा है, 1 लाख समझे हुए लोग हमारे साथ होंगे तो ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। समझे हुए लोग इसलिए कि जब 1 लाख लोग बैंकों में जाकर उस दिन बैंक के बाहर खड़े होकर ये कह दें कि पहले नंबर पर तो दे दो हमारा कैश उल्टा, जितना भी पैसा हमारे बैंकों में जमा है, जमा न जितना कर्जा ले रहा है हमारा कैश दे दो निकाल के, पहले 2 नंबर पे अपना ले लो कैश। फिर उस कैश में से सारे जने, ज्यादा नहीं, बस मात्र 10,000 रुपया बैंक में लगा दो कि मेरे इस 10,000 के नोट ये ले लो और इनके बदले में मेरा स्टैंडर्ड दे दो, इसके बदले में मेरा रुपया दे दो। वो रुपया दे दो, रुपया कितना बनता है? 2,000 के नोट में 1554 ग्राम बनता है, 1.5 किलो सोना 2,000 रुपए में। तो 10,000 रुपए में लगभग 7.5 किलो सोना बना। 10,000 तो आप 10,000 रुपए तो ब्लॉक कर ही सकते हैं अपने। 10,000 रुपए लगा दो। मैं ये कहता हूं, ये सरकार, ये मालिक, ये बैंक, ये उसी दिन ब्याजेंगे। इनकी औकात नहीं है, हमारे को सारा पैसा देना इनकी औकात नहीं, और हमारा सारा पैसे के बदले का, हमारे नोट के बदले का सोना देना इनकी औकात नहीं, है ही नहीं। 800 टन सोना है इस देश के अंदर रिजर्व बैंक के पास, और उसकी वैल्यू बनती है लगभग 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ तो आज के भाव में बना है। हाँ ठीक है, 5 लाख करोड़ बना है। कितनी बना है? और नोट कितने हैं? 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छाप रखी है इन्होंने, सोनारी की पर्ची 34 लाख करोड़ की। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं। और हम अपने आवेदन में एक बात पूछते हैं उससे कि भाई जो तने मारते लोन दिया था वो 4.8 लाख करोड़ आड़ा दिया था, 29.2 आड़ा दिया था। भाई देखो, असली दिया था नकली दिया था, यूं तो बताओगे भाई। अगर गोल्ड की जरूरत नहीं तो तने 4 यो जो 800 टन है यूं भी क्यों रख रखा? क्योंकि इससे हमारे कई बैंकों के मैनेजर से हमारी बहस हुई। उस बहस में उन्होंने कुछ सारे सवाल पूछे हमसे, हमारे साथियों से, सारों से ही पूछ लिए जितने भी साथियों से। सबसे पहले बैंक मैनेजर ने आके सवाल पूछा, नु बताओ जी तुमने हमारे पे लोन लिया? देख यह लाइन गलत है, क्योंकि हमने थार पे लोन मांगा, हमने मारते डिजिट दे, अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बोला डिजिट दी ना, पैसा तो दिया नहीं। वो बोला तुमने डिजिट ली, डिजिट ही वापस कर दो। क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, ये सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने गांव में जमीन बेची थी और बेच के बाहर चला गया और वापस आ गया, अगर गांव में जमीन खरीद ले तो क्या वो शरणार्थी रहेगा?
असल में तो बात थी उसके बाप दादाओं की जमीन पे ही थी। अगर वो वापस वही जमीन ले लेता है और उसी की जमीन रहेगी, कागजी कार्रवाई में अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो शरणार्थी ही रहेगा लिखित में तो। पर गांव वाले अगर लाल डोरा तोड़ दें तो लाल डोरा तोड़ दो तो फिर वो उसका मालिक रहेगा। लाल डोरा जब तक रहेगा तब तक वो शरणार्थी रहेगा, मतलब लाल डोरा रहेगा तब तक वो शरणार्थी नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई लिखित नहीं है ना हमारे पुरखों का जो था, जो यहाँ बस गया, जो यहाँ पैदा हो गया हो गया। तो इस पे आगे आते हैं। हिंदू सवाल पूछ दे रहोगे तो मैं बिछड़ जाऊंगा भाई, बीच में मत ले। हाँ हिंदू ने आया अगर बीच में लेगा कुछ हो लेगा अपने पास रख, बाद में दे दिए इकट्ठे से टाइम बचेगा, फिर बाद में कर ले बात कर ले। वो कहा था मैं, हाँ बैंक वाले जब बचा है कि भाई आपने हमको डिजिट दिए, तो एक केस में हम यूनियन बैंक के जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, कई हेड बैठे थे, जनरल हेड, उनसे बात करी तो वो बैठे सामने हमको बोलते हैं कि बलारा जी आप इनकी तरफदारी कर रहे हो, आप इनकी पैरवी कर रहे हो, आप एक काम करो कि जो डिजिट लिए थे वो डिजिट दे दो हमारे वापस। मैंने कहा जी इस कंप्यूटर का मुंह उड़ लेगा, नहीं करो, पासवर्ड खोल के दो, हमने 6 करोड़ लिए थे, हम 60 करोड़ देवांगे। इसमें क्या है, तुमने जैसे दिए हम दे देंगे, तुमने हमको जो दिया हमको देने में हमको क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत ये कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, कंट्रोल दो हमको। फिर वो बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, तो कैसे होता है? बोला आपने 6 करोड़ का सामान खरीदा। मैं ना, गलत बात, 6 करोड़ का सामान नहीं खरीदा, तुमने जो हमको 4,870 रुपया दिया उसमें हमने 1 रुपए का सामान खरीदा, समझे ना? क्योंकि मेरा 1 रुपए में आता है 770 मिलीग्राम सोना, और वो 770 मिलीग्राम तुम्हारे वाले 4,870 के नोट में आता है, तुम्हारी डिजिट में 4,870 में आता है। तो तुम्हारे 5,000 रुपए में भारत की करेंसी के 1 रुपए का सामान आता है, समझ गए? तो अगर 5 करोड़ का लोन है तो मात्र 10-11 हजार का ही सामान खरीदा है हमने, और तुमको हम 70 लाख रुपया दे चुके हैं 1 साल में। हमने जो मेहनत करी वो असली थी, तुमने डिजिट ट्रांसफर कर रखी है खाली, नहीं समझे ना? मैंने जो पैसा तुमको दिया है ना, वो दिन में दिहाड़ी करके, मेहनत करके, डांगरा मतलब माटी होके, पूरा दिन तड़की सांस ला के, तब जाके मैंने वो नोट मिला था। तुमको वो नोट वैसे नहीं मिला, तुमने अपनी मर्जी से पैदा कर लिया था। उस बैंक मैनेजर को कुछ पाया नहीं बोलना है। और बोला एक काम करो, आप ये कहते हो ना, आपने अपने आवेदन में लगा रखा है कि हमने आपको नकली नोट दिए। मैंने कहा हाँ, और मैंने तो पूछा है, वैसे ऐसे सही पूछा तो मैंने तो पूछा है कौन से नोट दे रखे, जब नकली दे रखे तो मैं अंदर करवाऊं, और असली दे रखे तो उतनी वैल्यू क्यों नहीं खरीद पाता मैं? अगर असली पैसा दिया है तो मैं उतना रुपया क्यों नहीं खरीद पा रहा, इतनी चीज क्यों नहीं खरीद पा रहा? और अगर नकली है तो फिर तुम सारे जेल जाओगे। वो बोला एक काम करो डॉक्टर साहब, फालतू चक्कर में पड़ने की काम करो, जोर से रुपये ले रखे वैसे ही दे दो। उन्होंने बोला, मगर फिर एक काम करो मैनेजर साहब के, आपने जब हमको लोन देना था तो हमने आवेदन लगाया आपके पास, आपने हमसे कागज मांगे, मेरा तुमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, पूरा वोटर कार्ड लिया, पैन नंबर लिया, मेरा सिबिल चेक करा, मेरे अकाउंट में पैसे कितने पड़े वो चेक करा, मेरी हिस्ट्री चेक करी, और मैंने बोला कि मुझे इस चीज पे स्कूल, इस पर लोन चाहिए, इस घर पे लोन चाहिए, इस खेती पे या लोन चाहिए, इस फैक्ट्री पे चाहिए। तुम आके मेरी जमीन देख के गए, तुम पूरी वेरिफिकेशन करके गए, तुमने अपना पूरा पेटा भरा, यहां तक कि पड़ोसियों से भी पूछा इसका व्यवहार कैसा है। तुमने अपना पूरा पेटा भरने के बाद हमको वो ट्रांसफर किए डिजिट, कागज लिए जमीन के, जो भी चीज गिरवी रखी मैं उसके कागज लिए बकायदा सिक्योरिटी के रूप में। मतलब पूरा पेटा भरने के बाद आपने चीज गिरवी भी रखी और ये भी देखा कि ये पे करने की पोजीशन में है, तब पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद तुमने हमको पैसा दिया। मतलब तुम बोल रहे हो पैसा दिया, मैं बोल रहा हूं डिजिट दिया। अब पहली बात मेरे दिमाग में डाउट आ गया, तो पहली बात मैंने अपना पेटा भरने का पूरा अधिकार है, तो मेरा भी पेटा भर, पंचायती बात तो याद है ना कि मेरा अगर कोई डाउट आ गया तो भूल चूक लेनी देनी हो है, हिसाब किताब तो बाप बेटे का, तो मैं हिसाब करना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मेरा कुछ पेटा भर दे।
दूसरी बात, मैंने तेरे से जो कहना था, मैंने तेरे से जो पूछना था, मैंने तेरे को क्या दिया, क्या देना है, मैंने सब कुछ तेरे को लिखित में दिया। पहले एप्लीकेशन भी लिखित में दी, आज एप्लीकेशन भी मैं लिखित में दिया। एक काम कर, तू ये कह रहा है कि जोन से नोट लिए वही दे दे, मैं तेने वही दे दूंगा, तू बस यह बात लिख के दे दे भाई। जोन से लिए तू यह बात लिख दे, तू यह बात लिख दे, तू 489 में अंदर जाएगा। बैंक को ये मालूम है, बैंक को ये पता है कि वो ये भी नहीं लिख सकता कि जोन से दिए वही दे दे। बैंक ये भी नहीं लिख सकता मैंने तेरे को असली दिए, क्योंकि उसके जाकर सोना ले लेंगे। बैंक ये भी नहीं कह सकता मैंने तेरे को नकली दिए। बैंक कुछ कह ही नहीं रहा। 500 से ऊपर आवेदन लगा लिए, आज तक बैंक ने कुछ कहा ही नहीं, उल्ट दूर कुछ भी बोल रहा है। हमने आवेदन इतना लंबा बना के दिया, बिंदुवार से एक एक चीज बताई, और बैंक लिखता है वैसे ना तुमने जो लिखा है ना हम इस बात को मानते नहीं है, तुमने पीछे लगा के बस पीछे दे दो। यह कौन सी बात है भाई? बिंदुवार एक एक बात का जवाब दे। फिर एक आधे का जवाब देवा, जब मैनेजर बैंक मैनेजर फिर वकील के जवाब देवा, हमने नहीं बेरा आरबीआई के करने लाग रही, हमने नहीं बेरा रुपया क्यों सा दिया, वो तो आरबीआई ने जो कुछ कहा हम तो करते हैं, बस मानना था। तो देने वाले लेने वाली कंपनी, हम ना कोई मतलब नहीं भाई। मेरी कंपनी ली मैंने, मान लो मारुति पे गाड़ी ली कंपनी की, अब मैंने तो जिस डीलर पे ली, मैं तो उस डीलर पे लेने गया, मैंने के मेरा कंपनी कड़े बैठी कुकर बनावे, के बनाया, लोहे की बनाई, कागज की बनाई, तब ने जो कीमत गई मनवा दे ही मेहनत करके ने। उसके बाद मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाएगी तो मैं मारुति के मालक ना थोड़ी पकड़ूंगा भाई। टाटा की गाड़ी ले तो रतन टाटा की गिट्टी थोड़ा पकड़ूंगा मैं तो मैनेजर की पकड़ूंगा जो आड़ा बैठा। तने पैसे दिए, तू ठेकेदार बन रहा आरबीआई का, तो तू ये जवाब देगा। आरबीआई पे लेके दे, चाहे आरबीआई में पूछ के दे, नहीं बात भाई जायज है कि न जायज है? पहले बताओ भाई। जायज बात है तो जायज बात तो अपन लड़ांगे फिर। जो थोड़ी ना किसी ने भी मालक होने देवांगे, हमारी मेहनत न जीरो कर जाए कोई भी। हमने फिर ये बोला, फिर वो अड़ गया सारी बात ने ले जाएगा ना, फिर वो कहने लगा बोला जी फिर क्या मतलब विचार क्या है फिर आपका? हाँ जी विचार तो यो है कि फाइनल तो विचार की हम देखो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, देश के नागरिक हैं, हम कोई भी गलत काम करना नहीं चाहते। हम देश के लोगों में बिल्कुल ये भावना देना नहीं चाहते कि आपने पे नहीं करना, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कानून के हिसाब से पे करेंगे। बोला जब आपने लिया जब नहीं दिखे था, अरे जब हमने लिया जब तो हमने बेरा ही को नहीं था कि तब लोग करने लग रहे, तो लिए पक्ष पता चला। हमने तो टेस्टिंग करनी थी, हमने तो शुरू में एक गाड़ी दी थी, जो भाई आया था पतला था, इस भाई था, हमने टेस्टिंग करी, उन्होंने बोला मैं कर लूंगा टेस्टिंग। एक और साथी था अपना, एक गाड़ी ले लेता इस पर भी है, उन्होंने बोला वो साड़ी है ना भाई वाली, तो हमने तो टेस्टिंग करके देख भी ली, हमने गाड़ी लेके भी देखी। वो लेने के बाद हमने जो कहा, मखा भाई तुमने गड़बड़ करी रहे, बता दो गड़बड़ करी नहीं करी। वो तो आए नहीं पैसे मांगना आज तक। हम ये कह रहे हैं कि पैसे ले जाओ, लेकिन जो जायज बात है सिर्फ वो करो, जो कानून सम्मत बात है वो करो। फिर वो मैनेजर ये बोला, डॉक्टर साहब आप पढ़ा रहे हो टेक्निकल, अच्छा मगर तो क्यों कराओ भाई, तो उए अड़ावेगा तो कोई बम मतलब बुग्गी का बम नहीं अड़ा देगा कड़ियों किसी के गाड़ में। टेक्निकली कोई लॉजिक होगा वही तो अड़ेगा। और बोला फिर एक काम करो डॉक्टर साहब, आपने पता तो होगा कोई ने चेक बन लिया 2011 सरपंच एक्ट के तहत हम जमीन ले लेंगे 138 में ला देंगे, थारा चेक ला देंगे। हम ने अपने सारे मानसा तक कह दिया भाई जिन्हें जिन्हें चेक दे रखे हैं ना, अपने थाने में एफआईआर करा दो, हमारे चेक गुम हो लिए, पता नहीं कौन चोर कदला जाए। जिन्हें नहीं लाया अपने चेक, अपने उनमें कह दो बैंक में कि हमारे गुम हो गए, मैंने साइन कर रखे थे, कोई खाम खाई पीछे ना कटवावे, तो उसका बच के। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर साहब गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया था सरकार ने। मखा चक्का हटाया, बोला काफी समय पहले, ये वकील की लैंग्वेज है या उसके वकील गोड़े बैठे थे वकील, बोला आपको मालूम है डॉक्टर साहब गोल्ड स्टैंडर्ड तो हटा दिया था। मखा अच्छा इसका मतलब बताओ वकील साहब, गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। बोला गोल्ड स्टैंडर्ड हटाने का मतलब ये कि अब सरकार को नोट छापने के लिए सोना रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब इसका यो है वकील साहब कि सरकार अपने मन मर्जी के जितने मर्जी नोट छाप सकती है। बोला हाँ, तो फिर एक काम करो ना, इन बैंक वाले ने कह दो उनसे मार बदल लेने में भी छाप लो।
मन मर्जी के छाप सकते हो तो मारे छाप ले, जो बार बदल लेने हैं। और अगर कोई कायदा कानून है छापने का तो वो बताओ। और कायदा कानून से हटकर तुमने अगर छापे हैं तो रगड़ा के फिर छोड़ देंगे भाई। क्यों भाई? फिर तो जोड़ जोड़ बैंका में बैठा है, जोड़ जोड़ मैनेजर पीछे मांगना हुआ है, जोड़ जोड़ रिकवरी वाला बेटा। हम तो रिकवरी वाला तभी रिक्वेस्ट कर कर रुक के मार मार के गवा भाई, तब रिकवरी वालों, तम बैंक वाला तुम्हारी गाड़ी खोज के पकड़ाओ, तब ने इसके बदले में 10,000 रुपये मिले। अरे भाई तुम मारी के लाओ, अपने बैंक का बदले लेने आवे, तब 90% तब ले जियो। हमने तो 10% दे दियो बस, हमने कौन चिंता किसी का पीछा। और 10% में ना जो सो ले दियो, हम बैंक वाले लूटे रहे, तुम ले और लेके अपना मौज करो, समाज ने बचाओ अपने में, हमने भी चिंता उसका भी। लुकवरिया ने भी लूटा है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, टेक्निकल बात के साथ लड़ेगी टेक्निकल बात, कानून के साथ लड़ेंगे कानून के हिसाब से। लेकिन गुंडागर्दी जो बैंक वाले करते हैं, जो जबरदस्ती ई ऑक्शन कर देते हैं, जो जबरदस्ती रास्ते में गाड़ी खड़ी हो तो उसको रोक लेते हैं और उसको पकड़ते हैं, उसका निपटारा करेगा समाज। गुंडागर्दी से कागज नहीं लड़ सकता, गुंडागर्दी से तो समाज लड़ेगा। किसी के साथ भी अन्याय होता देखे, कोई किसी ने रुकवा रहा हो, चाहे कोई पुलिस वाला रुकवा रहा हो, भाई माम तो नहीं कहा, हाँ हमने तो पुलिस में भी FIR दे ली, 550 आवेदन लगा लिए, 550 ही FIR दे ली। मैं दिल्ली गया और भाई पुलिस वाले के पास, वो भाई अपना बैठा हुआ है, मैं नाम नूम नहीं लेता, नहीं तो मेरा लग जाए कौन सा पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ। थाने के SHO दौरा में गया, मन ने उस दिन में गया, इंस्पेक्टर था वो, मैंने कहा भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, मैं कहा एक FIR करवानी है। बोला किसी ने गलत करा, मैं बहुत गलत कर रखा है, कहां लोग आगे कर रखा है, फिर अगर सबूत है, कति सबूत है भाई साहब। मैं कहा एक बार जो देखो, ये IPC की किताब पढ़ी, मैं तो IPC वाली किताब है। बोला हाँ। मैं कहा एक बार काटियो 230, मैं काटा, मैं ये लिख रहा है, पढ़ न पढ़ा। बोला हाँ। एक मैं 489 वाली है, वाह। फिर मैं कहा इनके तहत हमने मुकदमा दर्ज करवाना है। बोला हो जाएगा। बोला किसके खिलाफ कराना है? मैं कहा बैंकों के खिलाफ। और नहीं होगा भाई। मतलब क्यों भाई, बैंकों के खिलाफ क्या दिक्कत है तुम्हारे को? बोला तो ट्रेनिंग में बता दिया था हमारे तक, बैंक का मसले में बैंक के खिलाफ नहीं करना, ट्रेनिंग में ही बता दिया गया। तो अगर तुमको बता दिया तो इसका मतलब वकील भी नहीं घुसेगा कोई। प्रशांत भूषण के पास गया था मैं, आपको बता दूं, 1 साल हो गया, मैं और वर्मा जी दोनों गए थे। प्रशांत भूषण को पूरी डिटेल समझाई थी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है, प्रशांत भूषण तक भी बात जाएगी। सारी बात समझा दी थी, सारी बात मान गया था, सारी बात समझ गया था, पर जुबान नहीं फूटी कि इस मुद्दे पर मैं लड़ लूंगा। हाँ मैं भी नहीं बोल रहा बड़े बड़े क्रांतिया की क्रांति के हवाले कर दे, इतनी सभी आता है। मतलब बेईमान रहे हैं, मेरे खिलाफ मैं वीडियो देखता हूँ, मेरे खिलाफ केस चलाया सुप्रीम कोर्ट, मैं उस आदमी बारे में। हाँ देख लो भी, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा मानस, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं बोलेगा। एक जज से मिले, सारा केस, सारा मसला, सारे कागज दिखाए, जज सिटिंग है, इस टाइम पे सिटिंग है, एक रिटायर्ड से मिले, सारा समझाया, रात भर बैठ के बात करी, पूरी डिटेल में समझा। सारा समझने के बाद उसने कहा तुम यहाँ 100% सच्चे हो, तुम लड़ो, तुम हाई कोर्ट में चैलेंज करो। मगर चैलेंज कर करके छिक लिए। हाई कोर्ट ने कान भी बंद कर रखे, आंख भी। मैं तो सरेआम बताऊंगा तुम्हारी तो आंख बंद है, हमने बोल दिखता कुछ ना, उन्हें कुछ दिखता ना, उन्हें पढ़ना आंदा। मैं तो उसके तराजू में जो कोई कुछ माल गिर दे, जो ज्यादा माल गिर दे, उधर का फैसला करते हैं। वो तो यही काम कर रहे। अब मैं अब इस बात पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में छिक लिया, हाई कोर्ट में छिक लिया, तो जनता की अदालत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। वो जो 1 लाख लोगों का टारगेट मैंने आपको दिया है, अगर वो 24 से पहले तो कर दिया तो आप इनकी कब्र खोद दोगे बैंक वालों की। और नहीं तो मोतीलाल ने CBDC ले आया है, जो डिजिटल करेंसी है ना, मोबाइल से पेमेंट करने वाला खेल है। मोबाइल से पेमेंट करना कति बंद कर दो, कति बंद।
क्योंकि यूपीआई की जब आप पेमेंट करते हो उस पेमेंट में पीछे लिखा आता है ई रुपया, ई रुपया, अब रुपया नहीं। अगर रुपए का नाम ई रुपया हो गया तो रुपए के पीछे जो गोल्ड रखा है जिसकी गिलकियां मारा सब खा जाएंगे, क्योंकि वो गोल्ड सिर्फ रुपए पे है। वो सारे कानून तब तक है जब तक भारत की करेंसी का नाम रुपया है। रगड़े जाएंगे सारे, सबकी जितने भी आज तक मेहनत करी है सबकी मेहनत जीरो होने वाली है डिजिटल करेंसी आते ही। और 24 के चुनाव में ईवीएम, मीडिया और पूरे तंत्र के भरोसे इजराइल के बैठे रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स ने पूरा यकीन दिला रखा है मोतीलाल को कि अगर तू सीबीडीसी लाने का प्रॉमिस करता है, अगर तू पूरे देश को डिजिटल करने का प्रॉमिस करता है, अगर तू हर किसान की जमीन, जायदाद, मकान को डिजिटल कागज पे लाने का प्रॉमिस करता है, हर चीज की, हर आदमी की हर चीज को अगर आधार कार्ड के साथ जोड़ने का प्रॉमिस करता है, तो तुझे मीडिया में भगवान बना के रखेंगे। अगर तू ये प्रॉमिस नहीं करता है तो तुझे तेरी सच्चाई बता देंगे। मीडिया सिर्फ सच्चाई दिखाना शुरू कर दो, लोग इतनी लात मारेंगे इस हरामी का पता नहीं चलेगा। सिर्फ सच्चाई दिखा दो, लेकिन सच्चाई मीडिया नहीं दिखाएगा। आपको ही मीडिया बनना पड़ेगा, आपको ही लोगों को जगाना पड़ेगा, आपको ही घर से निकलना पड़ेगा। जैसे दिन रात जनता सरकार मोर्चा के साथ ही लगे हो वैसे ही आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि हमको 23 मार्च को अगर आप 1 लाख लोग ला दोगे तो आप 1 लाख लोगों का जो काम 23 मार्च में कर देंगे आप। क्योंकि मई में 23 मार्च तक हमको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमको पेपर में अनाउंस करके, मीडिया में अनाउंस करके ना बताना पड़े कि 23 मार्च में रैली में कितने लोग आएंगे। 1 लाख लोग जोड़ना, उनके साथ कनेक्ट होना और उनको वहां लेकर आना, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाए। और हम वहां पहुंच करके फिर ऐलान कर दें कि रपिए दो मारे रपिए कोनी पेंडा छोड़ दे इतना, और फिर सुप्रीम कोर्ट की दे। क्योंकि इसी रुपए के भरोसे हमारा सत्यानाश किया ना इन्होंने। मैंने आपको बताया था ट्राइबल इलाकों में उन्होंने पुलिस नहीं घुसने दी, रोड नहीं बनने दिया, लेकिन एनजीओ बना करके, एनजीओ वालों को घुसा करके, एनजीओ को पैसा दे करके, एनजीओ को फंडिंग करवा के उनकी, मैं रुपए पे बोलता हूं, सरेआम बोलता हूं, नकली रुपया कोई अखबार छाप के दिखाए, नहीं छाप सकता भाई साहब, क्योंकि उनके एजेंडे की सच खुलती है। कोई पूछे, कोई पत्रकार आकर के, किसी की औकात है, किसी इन्फ्लुएंसर की, किसी मीडिया वाले की, किसी अखबार वाले की जो हमसे सच पूछ करके छाप दे, सवाल औकात ही नहीं है किसी की। आए हमसे बहस करे, वित्त मंत्री बहस करे, प्रधानमंत्री बहस करे, इकोनॉमिस्ट आकर के बहस करे और उसको लाइव चलाए, पूरी दुनिया को दिखाएं, पूरे देश को दिखाएं, पर औकात नहीं है किसी की। इसलिए आपकी जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। अपने पास कोई रास्ता नहीं है, अपने पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। भाई बैठा है अपना लोकेश, मतलब नेचर के ऊपर काम करता है, एनवायरनमेंट को, मैं इसको बहुत बोलता हूं। तुम उनके एजेंडे को चला रहे हो, तुम ग्लोबल वार्मिंग पे देश को बताते हो कि ये बचाने की, ये बहुत नेक लड़का है, ये समाज के लिए अपना जीवन इसने मतलब न्यौछावर कर रखा है, ये पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, ये यहाँ पे 50 पेड़ लगाता है, लेकिन मैं इसको चिट्ठी भेजता हूँ 2.5 लाख पेड़ काट दिए वहां, 2.5 लाख एकड़ का जंगल पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में काट दिया वहां। बचा लो, 50 लगाओ, 500 लगाओ, 5000 बनाओ, लेकिन भाई हम भी तो अपनी तरीके से थोड़ा थोड़ा मेहनत कर ही रहे हैं ना सारे के सारे। उनका एजेंडे को प्रमोट करेंगे अगर हम, ऑनलाइन वाला प्रमोट करो आप, ऑनलाइन चीजों को, ऑनलाइन बिक्री का, ऑनलाइन करने का, आपका पूरा का पूरा आपका वो होगा, प्रचार होगा, लाखों लोगों तक बात जाएगी। वो चाहेंगे कि आपकी चीजें ऑनलाइन बिके। दुकानदार की चीजें लोकल में नहीं बिकनी चाहिए, ऑनलाइन बिकनी चाहिए। जैसे ही आप ऑनलाइन का प्रचार करोगे, क्योंकि वो उनके एजेंडे में शामिल है भाई। आप ग्लोबल वार्मिंग पे बोलोगे, आपको पूरी सम्मान मिलेगा, आपको नेता बुलाएंगे, आपको कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने बुला कर दिखाओ ना कोई नेता, मैंने देकर दिखाओ ना कोई सम्मान, मतलब आस पास में नहीं भटकते। अब मैं किसी मीटिंग में जाना और वहां ये बात होती हो तो पहले बता, भाई साहब ये मत बोलना, क्यों नहीं बोलूं, मैं बुनियादा फिर जा। मैंने देश के लोगों को जगाने के लिए हमने ये बात शुरू करी है, हमने कोई ऐसे थोड़ी है, हमने कोई प्रचार करने के लिए करी, फिर हम किसी और को भेज देंगे, वो मीठा मीठा बोल लेगा, मैं तो बोल दूंगा तो यूं ही बोल दूंगा। जब टेम होगा, जब मीठा मीठा हम भी बोल देंगे, जब कड़वा बोलने वाले हम 1000 लोग क्या करते हैं, उस दिन हम मीठा शुरू कर देंगे। क्यों भाई, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी रही आपके कर्जे वाली बात,
बैंकों से जब आप पूछना शुरू, अभी तक तो आपको ये फीलिंग आ रही थी कि आप कर्जे में हो। अभी ध्यान रखना, आपने जितना भी कर्जा ले रखा है और एक भी किस्त दे रखी है तो बैंक कर्जे में है। आपने लेना आता है, पहली बात ये। नंबर 2, कोई भी साथी किसी मतलब फ्रॉड करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए बैंकों से पैसा ना ले। जरूरत है, आवश्यकता है तो जितना मर्जी ले, चुकता हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत होनी चाहिए। एक साथी ने मेरे से सवाल पूछा था कि 20 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर 18 लाख का लोन है, क्या हम उसका लगा दें? वो केसीसी का मसला था। मैंने उसको ये कहा था कि